आज से हम जो अपने चैनल है उस पे कंपनी लेखे अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको 9 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन आता है, उसके बाद में एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक नंबर का क्वेश्चन, यानी जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो छोटे वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस जो चैप्टर है इसके अंदर आप जो 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं थ्योरी के अंदर। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन करते हैं उनके लिए भी ये थ्योरी अपने आप में एक मायने रखती है, क्योंकि बिना कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बाकी वाणिज्य में तो ज़्यादातर बालक बालिकाओं का हाल ये होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले करते हैं और उसके बाद में उसकी थ्योरी को याद करते हैं या पढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो कंपनी अधिनियम है वो उसकी जो धारा है, वो कंपनी अधिनियम 2013, उससे पहले जो अधिनियम था जो था 1956। अब जो संशोधन होकर कंपनी अधिनियम 2013 लगा है, उसके अनुसार जो कंपनी की परिभाषा दे रखी है, एक तो ये याद कर लेनी चाहिए, 1 नंबर में पूछी जाती है। कंपनी से इस अधिनियम के अंतर्गत या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से, यानी जो ये अधिनियम है यानी 2013 अधिनियम उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, या उससे पहले जो अधिनियम था 1956 उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। ठीक है। तो एक दो परिभाषा याद कर लेनी चाहिए। अब जैसे दूसरी परिभाषा दे रखी है इसके अंदर हेन्ने की। हेन्ने ने कहा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, यानी एक आर्टिफिशियल एक व्यक्ति है जो एक विधान के द्वारा निर्मित होता है। इसका एक पृथक अस्तित्व होता है, यानी जो व्यापार के स्वामी है उनसे उसका अस्तित्व अलग रहता है। ठीक है। ये इसकी एक सार्वभौम मुद्रा भी होती है, उसका एक उत्तराधिकारी भी होता है, यानी ये कंपनी जब तक समापन नहीं होती है तब तक उसका उत्तराधिकारी चलते रहते हैं। अब इसकी जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं वो, अब जो कंपनी की विशेषताएं हैं, अगर 2 नंबर में पूछी जाए तो मैक्सिमम आप 4 याद कर लो। ठीक है। और ये 2 या 4 पूछी जाती है। 1 नंबर में कंपनी की विशेषताएं या पूछे हैं तो 2 विशेषताएं पूछ लेते हैं, जिसको डिस्क्राइब नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि 1-2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट जो विशेषता आपकी बुक में दे रखी है वो विशेषता याद रखो और डायरेक्ट लिख दो। अब इसके अंदर विशेषताएं दे रखी है कि या तो वो 2013 या उससे पूर्व किसी के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो अभी 2013 के अधिनियम की परिभाषा थी वही। ठीक है। विधान द्वारा एक निर्मित और कृत्रिम व्यक्ति है, जो है की परिभाषा थी वो हो गई। ठीक है। ये कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है, जो सदस्य होते हैं कंपनी के उनसे उन कंपनी का अस्तित्व हमेशा अलग होता है। उनका उत्तराधिकारी एक एक जो उनका उत्तराधिकार है वो एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। ठीक है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में उनके सदस्यों के दायित्व भी सीमित होते हैं। जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी है उनके दायित्व भी सीमित होते हैं। निजी कंपनी को छोड़कर अंशों का हस्तांतरण, जो जो अंशों का ट्रांसफर है वो एक निजी कंपनी में छोड़कर बाकी में अंशों का ट्रांसफर किया जा सकता है। कंपनी का संचालन उनके स्वामियों द्वारा चुने गए संचालकों के मध्य, जो कंपनी का संचालन है वो उस कंपनी के स्वामियों द्वारा जो चुने गए संचालक है उनके द्वारा किया जाता है, और कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा होती है। तो इनमें से आपको 4 याद करने हैं मैक्सिमम। तो उसमें से जैसे एक सार्वभौम मुद्रा है वो ठीक है। कृत्रिम अदृश्य व्यक्ति है उसका अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है। उनका एक सदस्यों का प्रत्येक अस्तित्व होता है। तो ये आपको याद मैक्सिमम 4। अब कंपनियों के प्रकार के अंदर कंपनियां देखो 3 प्रकार की होती है। ठीक है। नहीं, पहली होती है निजी कंपनी, दूसरी होती है सॉरी पहली होती है 1% कंपनी जिसे ओपीसी कहते हैं, दूसरी होती है निजी कंपनी, यानी जिसका स्वामी पब्लिक मतलब जिसका स्वामी और उसके सदस्यों की संख्या के बारे में नियम दे रखे हैं। अब ओपीसी के अंदर क्या दे होता है कि ओपीसी का स्वामित्व केवल सिंगल व्यक्ति होता है, यानी एकल स्वामित्व होता है। उन उस पे एक ही व्यक्ति के सदस्य के रूप में होता है। क्या सीधा सा मतलब है कि एक व्यक्ति का व्यापार ही ओपीसी होता है, उसके अंदर कोई अन्य सदस्य नहीं होते। और उनके लिए सदस्य की संख्या में अधिकतम मिनिमम की तो कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि उसमें एक ही सदस्य होता है, वही अधिकतम है और वही न्यूनतम है। ठीक है। उसके बाद आता है निजी कंपनी। अब निजी कंपनी की कुछ
नियम होते हैं, कि उस नियमों को फॉलो करने वाली ही निजी कंपनी होती है। जैसे इसके अंदर पहला तो जो नियम धारा जो लगती है वो 268, एक तो ये याद रखनी। दूसरा कि उसकी न्यूनतम पूंजी, यानी उसके पास जो उसका व्यवसाय है उसकी न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए 1 लाख या अधिक, यानी 1 लाख रुपए से कम उस पे पूंजी नहीं होनी चाहिए उस व्यापार की। अंशों अंशों का हस्तांतरण अधिकार प्रतिबंध लगाती है, यानी अंशों का हस्तांतरण नहीं होता है। एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित है, यानी इसमें जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो तो होती है 2, ठीक है, और अधिकतम सदस्य संख्या होती है 200। अब एक नंबर में ये भी पूछे जाते हैं कि निजी कंपनी की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बारे में बताओ। और जो निजी कंपनी होती है उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, ठीक है। अब होती है प्राइवेट, जो पब्लिक कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी या सार्वजनिक कंपनी, उसकी धारा लगती है 271 पहली। दूसरी, उसकी जो होती है, जो पूंजी की बात करते हैं, तो निजी कंपनी में पूंजी थी कम से कम 1 लाख रुपए, और पब्लिक कंपनी में पूंजी है कम से कम 5 लाख रुपए, और अधिकतम जितनी, जो चाहे जितनी मर्जी हो उतनी, ठीक है। और इसके अंदर सदस्यों की संख्या, अब देखो निजी कंपनी में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या थी वो थी 2, और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या है 7, ठीक है। और अधिकतम संख्या सार्वजनिक कंपनी में कितनी भी हो सकती है, अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मिनिमम जो सदस्य संख्या है वो एक 7 होनी चाहिए, ठीक है। ये तो तीनों में। इसके जो उसमें पब्लिक कंपनी के आगे हम लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अंदर लिखा जाता है लिमिटेड। अब इसमें जो दायित्व के आधार पर कंपनियों का प्रकार अब दे रखा है, कंपनी मतलब शेयरों के द्वारा सीमित दायित्व है और उनके आधार पर बांट रखा है। तो अब देखो, जो कंपनी की अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज़, अंशों के प्रकार, ठीक है। अब अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो अंश तो आपने जो कक्षा 11 में भी पढ़े थे कि अंश 2 प्रकार के होते हैं मेनली, एक तो होता है समतांश, दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। अब समतांश और पूर्वाधिकार अंश, अब इस वही जो पिछली कक्षा 11 में आपने कंपनी जो चैप्टर था आपके बिजनेस स्टडीज में, उसमें था। अब पूर्वाधिकार अंशों को भी 7 या टोटल 8 भागों में बांटा गया है। पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं, जिन, देखो पूर्व, पहले तो ये बात आती है पूर्वाधिकार क्या होते हैं, जिनको लाभांश प्राप्त करने का पूर्व अधिकार होता है समतांशधारियों के बजाय, तो वो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, ठीक है। और अब पूर्वाधिकार अंशधारी, जो पूर्वाधिकार अंश है वो कितने प्रकार के होते हैं, अब इसमें देखो टोटल 8 दे रखे हैं, लेकिन वो दो दो सिमिलर दे रखे हैं, जैसे संचयी, असंचयी, अवशिष्ट भागी, अनावशिष्ट भागी, ठीक है, उस परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, शोधनीय और अशोधनीय, यानी 4 नाम याद रखो, 4 के अपोजिट कर दो। पहला दे रखा है इसमें असंचयी। असंचयी पूर्वाधिकार, यानी जो लाभांश की दर है, उस जो लाभांश प्राप्त होता है अंशधारियों को, वो असंचयी होता है, यानी उसके अंदर जो, अगर व्यवसाय को लाभ, अपर्याप्त लाभ हो, मतलब जो लाभ है वो अपर्याप्त लाभांश चुकाने के लिए, तो वो जो लाभांश है वो अंशधारकों को कम दिया जाएगा, और भविष्य में भी वो लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। और संचय के अंदर क्या होता है कि अगर व्यवसाय को लाभ 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 कम हुआ है, तो वो उस साल के लिए उसको जितना उनके पास है उस राशि से उसको लाभांश, पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को लाभांश देते हैं। फिर भी अगर कुछ लाभांश उन बच जाता है, तो अगले साल वो संचित रहता है, और अगले साल के लाभों में से उन अंशधारियों को दे दिया जाता है। उसके बाद आते हैं अवशिष्ट भागी और अनावशिष्ट भागी। अवशिष्ट भागी कौन से, समतांशधारियों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात शेष लाभों, बचे हुए लाभों से पूर्व अधिकारांशों के धारकों को भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी समतांश के जो धारक है उनको लाभांश दे दिया, उसके बाद भी जो लाभांश बच गए उनको लाभांश का भुगतान करने का अधिकार पूर्वाधिकार होता है। अनावशिष्ट भागी वे होते हैं जिनको संतानधारियों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात शेष बचे लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। अब जो अवशिष्ट भागी है उनमें से तो शेष अगर लाभ बच गए तो उसमें से प्राप्त करने का अधिकार होता है। अनावशिष्ट भागी में शेष लाभों में से जो बच गए उनमें से लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता।
परिवर्तनशील परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश जो परिवर्तन किए जा सकते हैं, निश्चित तिथि तक या समतांशों के अंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं, या जैसे मान लो अवशिष्ट भागी से अनावशिष्ट भागी में या कुछ भी तरीके से परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो वह तो होते परिवर्तनशील परिवर्तनीय पूर्वाधिकारंश। और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारंश वे होते हैं जो निर्गमन के समय जो अंशों की स्थिति थी, जो अंशों के टाइप था, उसी टाइप में वो रहता है, समतांशों में उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब शोधनीय व अशोधनीय। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनको एक निश्चित समय के बाद में उनका शोधन तय होता है, उनके एक अदायगी समय के बाद में उनका शोधन निश्चित रहता है। और अशोधनीय अंश वे होते हैं जिनका एक समय निश्चित नहीं रहता, लेकिन उनका शोधन उस समय होता है जब उस जो व्यापार है या जो उपक्रम है उसके समापन के समय ही उनका शोधन होता है। अशोधनीय अंशों का बीच की अवधि के अंदर या एक निश्चित अवधि के बाद उसका शोधन नहीं होता। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का एक निश्चित अवधि के बाद में शोधन किया जाता है। उसके बाद में ये तो थे प्रेफरेंस के 8 प्रकार। बाद में समतांश यानी इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर वे अंश है जो अधिमान अंश नहीं है। देखो सिंपल सी बात लिख रखी है, जितने शेयर अभी आपने 8 पढ़े हैं उनमें से जो कोई नहीं है वो बच गए समतांश। ठीक है। और ये समतांश एक सबसे ज़्यादा निर्गमित होने वाले अंश होते हैं, और इनके जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। ये बात तो अब आपके दिमाग में याद रहने लग गई होगी कि कक्षा 11 से पढ़ रहे हैं कि समतांश धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, पूर्वाधिकार। ठीक है। जो कंपनी के अधिकतम जोखिम व इनाम के हकदार होते हैं, यानी ये जो समतांश धारक है, कंपनी में को अगर लाभ अधिक हुआ तो उनके लाभांश अधिक रहेगा। प्रेफरेंस में तो निर्धारित रहता है कि लाभांश उनको इतना प्रतिशत दिया जाना है, लेकिन समतांश धारकों का लाभांश निश्चित नहीं रहता। अब इसके अंदर आपको दे रखे अंतर, तो अंतर के अंदर भी आप मैक्सिमम 2 या 4 अंतर याद रखो उस, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसके अंदर देखो 4 अगर याद करें तो लाभांश की दर, तो समतांश में संचालक मंडल निश्चित करते हैं लाभांश की दर, और पूर्वाधिकार अंशों में तो पूर्व से निर्धारित रहती है, क्योंकि उसके अंदर शेयरों के आगे उसके प्रतिशत यानी लाभांश की दर लिखी जाती है। अब प्राप्ति का यानी सबसे पहले लाभ प्राप्त करने का अधिकार किसको है, तो पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के पश्चात, यानी जो पहले पूर्वाधिकार अंश धारक है उनको लाभांश मिलेगा, उसके बाद में समतांश धारकों को मिलेगा। और पूर्वाधिकार अंश में लिख दो जिसका अपोजिट एकदम, समतांशों से पूर्व लाभांश दिया जाएगा, यानी पूर्वाधिकार अंशों को इससे पहले मिलेगा और समतांशधारियों को बाद में मिलेगा। बकाया लाभांश, यदि किसी वर्ष लाभांश घोषित नहीं किया जाता है तो आने वाले वर्ष में लाभांश का भुगतान नहीं किया जाए। समतांश के अंदर जो लाभांश है वो अगर एक साल में आपको प्राप्त नहीं होता तो अगले साल भी वो प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके जो आपने पढ़े थे अभी, जो कम्युलेटिव संचय पूर्वाधिकार अंश है उनको लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। उसके बाद में आता है कि परिवर्तन, तो शोधन समतांशों का अपरिवर्तन होते हैं, और जो पूर्वाधिकार अंश है इनको समतांशों में परिवर्तन किया जा सकता है। शोधन है इनके जीवन काल में शोधन नहीं होता समतांश धारकों का। ठीक है। पूर्वाधिकार अंश धारकों का शोधन हो जाता है। मताधिकार, समतांशधारियों को ही मताधिकार होता है केवल मतदान करने का सालन मंडल में। ठीक है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को नहीं होता है। तो ये 6-7 दे रखे हैं, इनमें से आपको जो सबसे इजी लगे वो 4 आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में आती है अंश पूंजी के प्रकार, यानी अंश पूंजी कितनी प्रकार की होती है, तो अंश पूंजी आपको जो कंपनी अधिनियम की जो अनुसूची है 3, उसके अंदर बैलेंस शीट को रखा है, उसके अंदर 3 तरह की अंश पूंजी को बांटा गया है। उसमें देखो पहली पूंजी दे रखी है अथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद में आती है इश्यूड कैपिटल, और तीसरी आती है सब्सक्राइब कैपिटल, यानी अधिकृत पूंजी या पंजीकृत कह सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। तो पार्षद जो सब जो कंपनी के शुरू में पार्षद सीमानियम निर्धारित होते हैं, उसकी जो राशि उस समय निर्धारित की जाती है वो अथोराइज्ड कैपिटल होती है। इसमें लिख रखा है कंपनी के पार्षद सीमानियम में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। इस प्रकार के अंशों, ये अंशों या तो पूर्वाधिकार तथा समतांशों में पृथक पृथक दर्शाया जाता है। यानी कंपनी जब शुरुआत होती है उसमें जो पार्षद सीमानियम बनते हैं उसके अंतर्गत जो राशि दिखाई जाती है वो अथोराइज्ड कैपिटल होती है। उसके बाद जो कंपनी की
अथोराइज्ड कैपिटल है उसमें से जो कंपनी इश्यू करती है, यानी जो उस जो उसकी अथोराइज्ड कंपनी का कुछ हिस्सा जो इश्यू करती है वो निर्गमित करती है किसी प्रतिफल या रोकड़ के प्रतिफल में या किसी अन्य प्रतिफल में, तो वो निर्गमित पूंजी होती है। तो उसके बाद आता है पार्थिव पूंजी, यानी जो सब्सक्राइब्ड कितनी हुई है, यानी जो, अब देखो इससे ऐसे समझा जा सकता है कि जब से पहले मान लो कंपनी के पास 1,000 शेयर थे और 10 रुपए वाले, ये उसकी अथोराइज्ड कैपिटल है। अब कंपनी उसको निर्गमित कर रही है मान लो 5,000 शेयर, ठीक है, 5,000 कंपनी के पास ही पड़े हैं अभी, तो वो जो 5,000 है वो इश्यूड कैपिटल होगी। अब उसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड। अब जो कंपनी 5,000 के लिए एप्लीकेशन मांगी है उसके लिए जनता से कितनी एप्लीकेशन प्राप्त हुई, यानी जनता ने सब्सक्राइब कितने किए। अब जनता 5,000 ही, मैक्सिमम 5,000 ही जनता सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उस कंपनी ने इश्यू ही 5,000 किए थे। अब इसमें भी दो सिचुएशन या तीन सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे 5,000 अंश जनता में निर्गमित के लिए दिए, तो इसमें सबसे पहले तो अभिदत्त हुए, तब उसमें या तो जो शेयरधारक है वो 5,000 ही शेयरों के लिए प्रार्थना पत्र देंगे, या 5,000 से अधिक भी हो सकते हैं या 5,000 से कम भी हो सकते हैं। तो 5,000 से अधिक होते हैं वो तो होता है अधि अभिदान, जिसके लिए हम प्रोरेटा अलॉटमेंट के लिए जो यथानुपात रूप में बंटन किया जाता है। न्यून अभिदान होता है तो उसके अंदर जो जितनी एप्लीकेशन आई है पूरा का पूरा क्वेश्चन उस एप्लीकेशन जो न्यून अभिदान हुआ है उस न्यून अभिदान की एप्लीकेशन से चलता रहता है। उसके बाद में है कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कितनी पूंजी मांगी गई है, जो शेयरों के धारक है उनको भुगतान के लिए कितनी मांगी गई पूंजी से पूंजी के उस भाग से जिसे भुगतान हेतु मांगा जा चुका है, यानी जो पूंजी हमें प्राप्त हो चुकी है या मांगी चुकी है वो है जो कॉल्ड अप कैपिटल आएगी। और पेड अप कैपिटल जितनी पूंजी हमने मांगी है उसमें से हमें प्राप्त कितनी हुई है, वो पेड अप कैपिटल, यानी मांगी गई पूंजी में से जो पूंजी प्राप्त हुई है वो पेड अप कैपिटल मानी जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है इसके, ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दे रखा है ये अगर ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता है, बैलेंस शीट पूछी नहीं जाती, केवल जर्नल एंट्री या डिबेंचर इश्यू की आती है। फिर भी अगर आप याद रखनी चाहिए तो उसके अंदर इक्विटी लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड, उस जो अगला चैप्टर है अपना 6 नंबर चैप्टर, उसके अंदर इसको एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रखा है। तो ये ऊपर लाइबिलिटीज़ हो गई और उसके बाद में आ गई यहाँ पे असेट्स, ठीक है। वही, फिर अंशों का निर्गमन। अब निर्गमन भी दो तरह से होता है, ठीक है। एक तो होता है कि रोकड़ के अलावा कोई अन्य प्रतिफल, यानी कोई संपत्ति खरीदी या कोई वस्तु खरीदी उसके लिए अंशों का निर्गमन, या रोकड़ की प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन, ठीक है। तो इसमें भी आगे अगर देखते हैं तो इसमें जैसे इश्यू, जो शेयरों का इश्यू होता है वो इश्यू होता है शेयरों का, वो एक तो होता है एट पार पर, यानी सममूल्य पर, यानी जितनी कंपनी की जो रेट है जो शेयर की निर्धारित उस पे। दूसरा होता है एट प्रीमियम की राशि पर, यानी जो उसकी वैल्यू है उससे अधिक वैल्यू पर। और तीसरा होता है एट डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एट पार सम मूल्य पर, ठीक है, होते हैं एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट 1956 अधिनियम के अंतर्गत होता था, कंपनी अधिनियम 2013 के बाद में डिस्काउंट को इश्यू करना प्रतिबंधित हो गया, यानी इस पर अब आप शेयरों को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके अंदर आगे देखें तो जो जर्नल प्रविष्टियाँ हैं उसके अंदर देखो कि जो क्रय प्रतिफल के एवज में जो प्रविष्टि की जाती है, तो उसके अंदर जो पहले तो जो माल या जो संपत्ति उधार खरीदी जाती है उसकी प्रविष्टि करनी पड़ती है। तो उसके अंदर तो देखो, जैसे किसी व्यापार अथवा संपत्ति के क्रय करने पर, अगर संपत्ति क्रय की है तो आपने कक्षा 11 में सीखा है कि जो संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जिसे उधार खरीदी है उसे क्रेडिट करो, तो वो एंट्री होगी इंडिविजुअल असेट्स, यानी जो असेट्स व्यापार में आ रही है उसे डीआर करो, और टू वेंडर जिससे खरीदिए उसे टू वेंडर या सीआर करो। अब विक्रेता को प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन करने पर, अब ये जो संपत्ति उधार खरीदी है उनके
चुकाने के दो तरीके, या तो उन्हें नगद दो बैंक से, या नगद दो, दूसरा है उससे कैपिटल इश्यू करो। तो अगर सम मूल्य पर निर्गमित किए हैं तो अब तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, वेंडर जो जितना पैसा वो मांग रहा है जिसे हमने संपत्ति खरीदी है उसको डेबिट कर दो, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल यानी जितनी वैल्यू के हमने शेयर इश्यू किए है उस टोटल की टोटल राशि इक्विटी शेयर कैपिटल से कर दो। अब इसमें दूसरी कंडीशन आती है, अगर वो शेयर प्रीमियम पे इश्यू कर रहा है तो प्रीमियम पे इश्यू करा तो एंट्री तो वही है, वेंडर अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम की जो राशि होती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लिख दी जाती है। लेकिन जब प्रीमियम की बात आती है तो इस यहाँ पे अगर सवाल के अंदर प्रीमियम पे हुआ है तो वहाँ अंशों की संख्या की गणना की जानी पड़ती है, क्योंकि आपको फिर ये पता नहीं रहता है कि कैपिटल की राशि कितने शेयर इश्यू किए, इस कैपिटल की राशि क्या रही और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि क्या रही। तो उसके लिए आपको फिर शेयरों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो शेयरों की संख्या में अगर आप ज्ञात कर रहे हो तो उसके अंदर ड्यू जो वैल्यू है उसके अंदर प्रति अंश निर्गमन मूल्य यानी जो ड्यू वैल्यू है, मान लो कि आपको 5 लाख रुपए चुकाने तो ये आपकी ड्यू ड्यू वैल्यू है, तो 5 लाख, और उसके अंदर आपको प्रति अंश निर्गमन मूल्य, अब एक अंश का निर्गमन मूल्य क्या है उसका भाग देना, यानी जैसे मान लो 10 रुपये का एक शेयर था और उस पर 2 रुपये प्रीमियम था, यानी टोटल मिलाकर 12 रुपये। अब आपको मान लो 50,000 रुपये चुका या 5 लाख रुपये चुकाने हैं, तो उसमें आप 12 का भाग देके उसके शेयरों की संख्या ज्ञात की जाएगी, और फिर शेयरों की संख्या को इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 से गुणा कर देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपये से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गए क्रय प्रतिफल में। इसके बाद में आता है रोकड़ के लिए निर्गमन। तो रोकड़ के लिए देखो एप्लीकेशन सबसे पहले एंट्री तो वही रहती है, एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अगर संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो रही है तो। ठीक है, आवेदन राशि प्राप्त होने पर तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद होती है उसके ट्रांसफ़र की एंट्री। तो ट्रांसफ़र की एंट्री के अंदर आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद अगर शेयर, केवल ये दो एंट्री उस समय होगी जब संपूर्ण राशि एप्लीकेशन पर मांग ली गई है। ठीक है, अगर संपूर्ण राशि एप्लीकेशन पर मांग ली गई है और शेयर का जो है वो प्रीमियम पर निर्गमित हो रहे हैं, तो पहली एंट्री तो वही बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री के अंदर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, या तो ट्रांसफर की एंट्री और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये तो एक कंडीशन में आ गई बात। अब ये तो जब पूरी की पूरी राशि मांग ली गई हो एक ही टाइम पे। ठीक है, अब राशि को अलग अलग टाइम पे मांगा जाता है तब, जैसे मान लो कि एक सवाल में दे रखा है कि एक 10 रुपये के शेयर है, एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये और सेकंड कॉल पर 2 रुपये। तो जो पहली दो एंट्री होती है एप्लीकेशन की तो वो तो वही अभी जो आपको बताइए है वो रहती है। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो उसके ट्रांसफ़र की होती है। थर्ड एंट्री होती है वो होती है उस जो अलॉटमेंट मनी है उसके ड्यू की। तो उसके ड्यू की अगर सम मूल्य पे पूरा सवाल चल रहा है तब तो सीधा सीधा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, और अगर सवाल है जो सिक्योरिटी प्रीमियम पर है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और ये तो नॉर्मल एंट्री। अब जो आगे बता रखी है आदि की राशि, ये अब जब हम सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगी। उसके बाद में आगे दे रखा है फर्स्ट कॉल ड्यू करने पर, तो जैसे अलॉटमेंट ड्यू किया आपने वैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, और उसके प्राप्ति की यही हो जाएगी, और यही सेम एंट्री सेकंड कॉल की रहेगी, केवल नाम चेंज आ जाएगा, फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आ जाएगा। अब देखो इसमें दो बात और आती है, एक तो आता है कि जैसे कंपनी शेयर दिए, ठीक है, उसमें कोई शेयर होल्डर होता है उस पैसे नहीं चुका पाता है, और कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो पैसे अगले कॉल के लिए एडवांस में दे देते हैं। तो उनके लिए भी एक जो क्वेश्चन है जो एक दो बार पूछा भी गया है पिछले, सारणी एफ लागू होती है, यानी हमारे सवाल में भी अगर कहीं जगह ये लिखा हुआ होगा कि सारणी एफ के अनुसार ब्याज की दरें लागू है, तो आपको ये जो ब्याज की दरें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल के अंदर वापस रिपीट में नहीं देते हैं। अब जब सारणी एफ लागू होती है तो ब्याज की दरें होती है बकाया पर 10% और एडवांस पे 12%, यानी कॉल्स इन एरियर रहा है तो उस शेयरधारक को कंपनी को 10% ब्याज चुकाना पड़ेगा।
अगर कोई व्यक्ति शेयरों की जो वैल्यू है वो एडवांस में दिए तो उस व्यक्ति को 12% के रूप में ब्याज देय होगा। यानी कॉल्स इन एरियर पे याद रखना, कॉल्स इन एरियर पे तो दे रखा है 10% और कॉल्स इन एडवांस पे दे रखा है 12%। एक नंबर में पूछा जाता है बकाया पर ब्याज की दर और अग्रिम पर ब्याज की दर का सारणी आपके अनुसार कितनी है, मतलब पिछले 1-2 साल पहले पूछी भी गई है। तो याद रखना सारणी ऐप के अनुसार ब्याज की दर, बकाया पर ब्याज की दर 10% होती है और अग्रिम पर ब्याज की दर होती है वो 12% होती है। ठीक है, ये था आज बेसिक। उसके बाद प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन है वो। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा उसके अंदर अध्ययन या जो अनुपातिक प्रोरेटा अलॉटमेंट है। प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है कि जैसे आपके पास मान लो शेयर है 50,000, आपके पास एप्लीकेशन आ गई 70,000, तो इन 70,000 शेयरधारकों को 50,000 के अनुपात में उनका बंटन करना। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखेंगे और सवाल के साथ साथ में भी इनको क्लियर करते रहेंगे।